गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि पॉलिटिकल साइंस का जो है वो कैसा नेचर है, क्या है पॉलिटिकल साइंस है क्या, और नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 5-6 साल के पेपर लेते हो पीछे लास्ट ईयर्स के, तो उसमें नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हर पेपर में आया होगा, कभी शॉर्ट आया होगा कभी लॉन्ग में आया होगा, लेकिन जो इसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं वो लॉन्ग आंसर के ही बनते हैं। इसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पहले नेचर करेंगे फिर हम इसका स्कोप करेंगे। पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली ए मेयर इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो ए मैकेनिज्म फॉर अचीविंग सोसाइटल गोल। कहता है पॉलिटिक्स जो है ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, बल्कि क्या है, एक अदारा ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज़रिया है जिससे क्या है हमारे सोसाइटी के गोल्स जो हैं, गोल्स हो गया जिस चीज़ के लिए हम जो है इंसान बने हैं, इंसान सोसाइटी में रहता है, इंसान डेवलपमेंट करना चाहता है ना, एक अच्छा रहन सहन करना चाहता है, इसीलिए इंसान सोसाइटी में है। तो ये कहता है पॉलिटिकल साइंस एक खाली इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज़रिया है जिससे क्या है हमारी सोसाइटी जो है एक अच्छी बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी। पॉलिटिकल साइंस इज़ ए सोशल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस जो है एक ऐसी सोशल साइंस है कंसर्न विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स, जो किससे कंसर्न करती है, जो किससे रिलेटेड है, जिसका काम क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की थ्योरी और उसकी प्रैक्टिस से है। एंड द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। और क्या है इसमें, जो इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज़ को बयान करना, और एनालिसिस होता है कि उसका एनालिसिस करना, कि उसको अच्छे से देखना ये है क्या, अपने दिमाग से एनालाइज करके सोच के। इसमें क्या आता है, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल सिस्टम हो गया जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बाकी जितना भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आ गया। पॉलिटिकल बिहेवियर क्या हो गया, जो ह्यूमन बीइंग है इसमें कैसे बिहेव करते हैं, जैसे हम वोट डालते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जितना भी इंसान टुवर्ड पॉलिटिकल साइंस कर रहा है वो उसका क्या आ गया, बिहेवियर आ गया पॉलिटिकल साइंस की तरफ। इट इंक्लूड्स मैटर कंसर्निंग द एलोकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ पावर इन डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स बोलता है, इसमें आता है कौन कौन से मैटर आते हैं, इसमें आता है कि एलोकेशन ऑफ पावर, किसको कितनी पावर दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और उस पावर को कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको पावर दी गई है, लेकिन 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होगा तो वो जो प्रधानमंत्री की पावर है वो दोबारा जिसकी पार्टी जीतेगी तो वो उसके पास जाएगी। तो क्या हो रहा है, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा है इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ का। द रोल एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंक्लूडिंग, जिसमें क्या आ जाएंगी, और जो वो रोल प्ले कर रहे हैं किस किस चीज़ में, चाहे वो गवर्नमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी जैसे हमारी यूनाइटेड नेशन है। पॉलिटिकल बिहेवियर एंड पब्लिक पॉलिसीज़, पॉलिटिकल बिहेवियर तो हमने ऊपर पढ़ लिया, पब्लिक पॉलिसीज़ आ गई, सरकार जो भी पब्लिक के लिए पॉलिसी बना रही है वो पब्लिक पॉलिसी आ गई। जैसे हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, ओल्ड एज पेंशन है, हेल्थ मिशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी सरकार पब्लिक के लिए पॉलिसी बना रही है वो पब्लिक पॉलिसी में आ गई। फिर उसके बाद आता है स्टेट इज़ दस ए स्टडी ऑफ political science is thus a study of state in past, present, future of political organization, political process, political function of political institutions and political theories। इसीलिए कहता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक स्टडी है, किस किस चीज़ की स्टडी है, स्टेट की स्टडी है, लेकिन कब कब की है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम बता रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। ये पास्ट की स्टडी करता है कि स्टेट कैसे बनी, प्रेजेंट की स्टडी करता है आज क्या हो रहा है, और फ्यूचर की स्टडी करता है। फ्यूचर की स्टडी ऐसे करता है कि ये हमें प्रेजेंट और पास्ट से कुछ सिखाता है कि फ्यूचर में हम अपनी सोसाइटी को कैसे अच्छा करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे। और इसमें हमने पॉलिटिकल फंक्शन पढ़े, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी हमें बताएं, और पॉलिटिकल थ्योरीज हमने भी पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर है पॉलिटिकल साइंस है सेवरल सब फील्ड्स। पॉलिटिकल साइंस में जो है बहुत सारे सब फील्ड हैं, आगे सब्जेक्ट की डिवीज़न है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी एक सब्जेक्ट बन जाता है, पॉलिटिकल के अंदर एक पार्ट बन जाता है। फिर पब्लिक पॉलिसी बन जाता है, नेशनल पॉलिटिक्स बनता है, इंटरनेशनल रिलेशन बनता है, ह्यूमन राइट्स बनते हैं, एंड इन्वायरमेंट पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इनको हम थोड़ा थोड़ा सबको समझ लेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी वो हो गया जो थ्योरी से डील करे, जो किससे डील कर रहा है,
थ्योरी से डील कर रही है। पॉलिटिकल साइंस का वो पार्ट जो थ्योरी से डील कर रहा है, जिसमें हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। पब्लिक पॉलिसी एक और सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस के। अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एमए एज वेल एज पीएचडी पब्लिक पॉलिसी में हो रही है। जैसे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, तो वहाँ भी पब्लिक पॉलिसी का सब्जेक्ट है। तो पब्लिक पॉलिसीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनती हैं, इसी के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है नेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स हो गया जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की वो ब्रांच जो खाली एक कंट्री तक लिमिटेड है, एक नेशन तक लिमिटेड है। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, हम पढ़ते हैं एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशन है, इसमें वही आता है। यानी पॉलिटिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो किससे डील करती है, एक दूसरी कंट्री के आपस में जो उनके रिलेशंस हैं उनसे डील करती है, उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। अब कुछ लोग इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कहते हैं। जैसे हमारी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है JNU दिल्ली की, तो वो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ही बनाई गई थी। जो यानी पॉलिटिकल साइंस में जो इंटरनेशनल रिलेशन है, तो उसी सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलाइजेशन है, उसी सब्जेक्ट के लिए बनाई गई थी। फिर आता है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट भी एक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ह्यूमन राइट में भी MA करवा रही हैं, एज वेल PhD भी करवा रही हैं। तो ह्यूमन राइट भी एक नया जैसे सब्जेक्ट है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस के ही सब फील्ड्स आते हैं। फिर इन्वायरमेंट पॉलिटिक्स होगी, ये भी पॉलिटिक्स की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है, ज़्यादा इन्वायरमेंट से डील करती है। फिर लास्ट में आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो क्या करती है, पॉलिटिक्स को कंपेयर करती है। जैसे कि हमारा यहाँ प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री है, तो जैसे हमारा प्रधानमंत्री का इंस्टीट्यूशन यहाँ पे काफ़ी स्टेबल है, पाकिस्तान में नहीं है, तो वही ये एरिया वाइज डिपेंड करता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या करता है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ की जो पॉलिसी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, तो एज वेल एज गवर्नमेंट है, उसको कंपेयर करता है। तो उससे क्या पता चलता है कि कौन सी कंट्री में कौन सा सिस्टम सक्सेसफुल है। सबसे पहले जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल हैं, उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की थी कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो वहाँ से ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक जन्म हो गया था। फिर बोलता है बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोशल साइंस, इट्स नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टडी हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द सेंचुरीज। अब हमने खुद पढ़ा कि ये इतना पुराना सब्जेक्ट है, तो विद टाइम इसका नेचर और स्कोप जो है वो चेंज होता गया। बहुत सारी ब्रांचेस हमने पढ़ी, ये पॉलिटिकल साइंस की हैं, लेकिन कुछ इसमें से आज इंडिपेंडेंट भी हो गई हैं। तो कहता है कि इतने टाइम होने के, इतना जो टाइम बीत गया है, इससे क्या हो गया कि जो नेचर एंड स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं कि इसका स्कोप इंक्रीज हुआ है बहुत ज़्यादा। वेरियस थिंकर्स रेंजिंग फ्रॉम एरिस्टोटल टू जॉर्ज सेबाइन, जॉन पार्लियामेंट्स हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बहुत से थिंकर जिनमें एरिस्टोटल आते हैं, जॉर्ज सेबाइन आते हैं, जॉन पार्लियामेंट्स आते हैं, तो इन्होंने अपना अपना व्यू दिया, अपने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में क्या आता है। फिर डिफरेंट स्कॉलर्स मीन्स के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका व्यू है, उसमें से वो कुछ कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस फिलॉसफी है, कुछ कहते हैं ये हिस्ट्री है, और कुछ और कहते हैं कि नहीं भाई ये थ्योरी है। तो ये अपने व्यूज़ जो है याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और आपके क्वेश्चन में तो ये आएंगे ही। जैसे लॉर्ड ब्राइस है, ब्लंशी, मोंटेस्क्यू, बोडेन, होब्स, गार्नर, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक साइंस है। यानी पॉलिटिकल साइंस की नेचर क्या ये दिखाते हैं, ये कहते हैं पॉलिटिकल साइंस जो है एक साइंस है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लियो स्ट्रॉस, हैकर एंड उनके साथ और बहुत सारे थिंकर्स हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक फ़िलासफ़ी, क्या है, एक फ़िलासफ़ी है। उसके बाद आते हैं जॉर्ज सेबाइन और उनकी ग्रुपिंग में, वो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक हिस्ट्री है। उसके बाद आता है गैरिसन और इनकी गैंग वाले, जितने इनके साथ वाले जो इनके साथ व्यूज़ को एक्सेप्ट मानते हैं, इनकी व्यूज़ को, वो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस किससे कंसर्न है, इंटरनेशनलिज्म पे। इंटरनेशनलिज्म हो गया, जैसे हमने पढ़ा इंटरनेशनल रिलेशन क्या था, वैसे ही इंटरनेशनलिज्म हो गया कि ऐसे इश्यूज़ जो किसके लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं। फिर आता है आलमोंड, पोवेल, बहुत सारे अमेरिकन राइटर्स हैं, तो ये लोग कहते हैं और इन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है वो किस हिसाब से पढ़ा है, एक सोशोलॉजिकल अप्रोच से पढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजी अप्रोच से पढ़ा है, और साइकोलॉजी अप्रोच से पढ़ा है। सोशोलॉजी जो है एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जो किससे डील करता है, सोसाइटी से, आपके समाज से, आपके समाज से डील करता है। फिर एंथ्रोपोलॉजी है,
ये क्या है, ये स्टडी ऑफ ट्राइबल पीपल्स है। ट्राइबल पीपल आदिवासी लोग आपने सुना होगा, शेड्यूल ट्राइब्स जो है, पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब्स तो हो गए जो गवर्नमेंट जिनको ट्राइब्स मान रही है, लेकिन ट्राइबल पीपल जो है, ट्राइब्स जो है, ये बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है। जो ट्राइब्स की स्टडी करता है वो सब्जेक्ट, उसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है एक माइंड की स्टडी है, एक बिहेवियर की स्टडी है साइकोलॉजी। ये भी तीनों इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हैं, लेकिन आलमंड पोवेल और अमेरिकन राइटर्स जो है, और ये दो भी अमेरिकन और बाकी जो अमेरिकन राइटर्स मैक्सिमम उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी के अप्रोच से पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे इसका स्कोप क्या है। देखो स्कोप तो इसका बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एक तो इतना पुराना सब्जेक्ट है, और बहुत सारे थिंकर्स, बड़े बड़े थिंकर्स जो खुद कह रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं हिस्ट्री है, कुछ कह रहे हैं फिलॉसफी है, कुछ कह रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, कुछ क्या कह रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये तो क्लियरली है कि इतना पुराना ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो इसका स्कोप तो बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमने अपने पॉइंट्स में ऐड की हुई हैं कि इसका स्कोप क्या था। एज पॉलिटिकल साइंस इज़ ए वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, जो हमने पढ़ा कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें डे टू डेज जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं पूरे दिन की, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे कवर्ड हो जाती हैं। इसीलिए हमें इसका जो स्कोप पढ़ने में एक बहुत मुश्किल हो जाती है कि क्या इसके स्कोप में है और क्या इसके स्कोप में नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये क्या करती है पॉलिटिकल साइंस, इसका मेन फंक्शन है कि ये स्टेट मीन्स नेशन जो है हमारा, उसकी स्टडी करेगी और उसकी गवर्नमेंट की स्टडी करेगी। ये इसका बेसिक फंक्शन है, बेसिक स्कोप है। फिर आता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन। मैंने पढ़ा था कि पढ़ाया था आपको कि पॉलिटिकल बिहेवियर है क्या, आदमी का पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस क्या करती है, उसका पॉलिटिकल बिहेवियर जो है उसके बारे में स्टडी करती है कि वो कैसे पॉलिटिकली बिहेव करता है, वोट डालता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करता है, इलेक्शन लड़ता है, जो भी है उसके पॉलिटिकल बिहेवियर है वो उसमें आ जाता है। स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन स्टडी करता है, पॉलिटिकल साइंस करता है। जैसे मान के चलो आज कोविड-19 चल रहा है, तो वो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। जैसे यूएसए एज वेल एज चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो वो भी स्टडी करना किसका काम है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है, मीन्स पॉलिटिकल साइंस का है। यूनाइटेड स्टेट और नॉर्थ कोरिया के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो वो भी किसका काम है स्टडी करना, पॉलिटिकल साइंस का। फिर आता है स्टडी ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि 2-3 कंट्रियाँ या 4 कंट्रियाँ मिलके जो है एक ग्रुप बनाती है, ग्रुपिंग करती है, उसको हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना भी पॉलिटिकल साइंस के ही फील्ड में आता है। जैसे हमारे पास सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन हो गया। फिर एशियन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। फिर ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये ग्रुप्स बने हुए हैं, एक एसोसिएशन बनी है कंट्रीज़ की। तो इन रीजनल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक या दो कंट्री नहीं है, बल्कि क्या है, पूरा रीजन है। पूरा क्या है, रीजन है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, तो कश्मीर एक रीजन है, जम्मू एक रीजन है। वैसे ही अगर इंटरनेशनली उसको हम देख लें अगर मैप को, तो बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके एक रीजन बनाते हैं। तो ये क्या है, रीजनल है, मोर देन 1 कंट्रीज से एसोसिएशन है, इसलिए हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। फिर आता है स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। जितनी भी एसोसिएशन है तो उसके बारे में कौन स्टडी करता है, पॉलिटिकल साइंस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी स्टेट है वो भी एक एसोसिएशन थी, तो स्टेट कहाँ से आई, कैसे डेवलप हुई, क्या था इसको ओरिजिन क्या था, तो वो किसके उसमें आता है, पॉलिटिकल साइंस में आता है। इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे हमारी पार्लियामेंट हो गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, तो ये कौन स्टडी करता है, पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है। फिर हमने ऊपर पढ़ा था पॉइंट में कि स्टडी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पॉलिटिकल साइंस क्या अटेम्प्ट करती है कि हम पास्ट को भी पढ़ें, प्रेजेंट को भी पढ़ें, फ्यूचर को भी पढ़ें। पास्ट से हम कुछ सीखेंगे और देखेंगे कि प्रेजेंट में पास्ट का क्या फैक्ट है। फिर प्रेजेंट को भी पढ़ के हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करेंगे और फ्यूचर के लिए हम तैयार हो जाएंगे। जैसे अभी हमारा कोविड-19 है, तो हम हिस्ट्री में ये देख लेंगे कि पहले भी कभी ऐसी महामारी हुई थी क्या, अगर हुई थी तो उससे हमने आज क्या सीखा है, फिर आज जो हुआ है हमारा क्या हालत हुई, क्या हो गया, फिर आगे आने वाले टाइम में हम जो है उससे कैसे निपटेंगे, तो हम पहले ही तैयार हो जाएंगे। फिर आता है स्टडी ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ पावर, अथॉरिटी,
एंड इन्फ्लुएंसेस। इसमें हम पढ़ते हैं कि कंसेप्ट ऑफ पावर क्या है। पावर का कंसेप्ट जो है वो क्या है। विद द बिहेवियरल रेवोल्यूशन द सेंट्रल टॉपिक ऑफ द स्टडी हैज़ बिकम द स्टडी ऑफ पावर। और क्या है कि जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन हम नीचे पढ़ेंगे कि बिहेवियरल अप्रोच, जब मॉडर्न अप्रोचेस हम पढ़ेंगे उसमें बिहेवियरल अप्रोच भी पढ़ेंगे हम। बिहेवियरल अप्रोच आपने इतना याद रखना है कि बिहेवियरल अप्रोच सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देती है, जो इंसान का बिहेवियर है पॉलिटिक्स की तरफ, उस पर ध्यान देती है। इंसान का जितना भी बिहेवियर है वो किस में आता है, पॉलिटिकल बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं। इतना आपने याद रखना है। बाकी इन डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको करेंगे बिहेवियरल अप्रोचेज में। तो कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या स्टडी करता है, कंसेप्ट ऑफ पावर स्टडी करता है कि कंसेप्ट ऑफ पावर जो वो क्या है, अथॉरिटी क्या है एंड इन्फ्लुएंस क्या। देखो बेटा, पावर जो है वो तो सिंपल है, पावर आपको पता है। फिर अथॉरिटी कैसे कन्वर्ट होती है, अगर वो पावर लीगल है तो वो सॉरी जो है वो अथॉरिटी हो जाएगी। लास्ट वाला पॉइंट जो है स्टडी ऑफ कंसेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस। इसमें कहता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या पढ़ती है, पावर। पावर को तो आपको पता ही है, पावर का मीनिंग क्या होता है। और दूसरा अथॉरिटी और उसका इन्फ्लुएंस। पावर का मतलब हो गया कि आप दूसरे आदमी को कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हो, यानी कितना अपने हिसाब से उससे उसका बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हो, किसी दूसरे का बिहेवियर आप चेंज कर रहे हो, उस पर दबाव डाल रहे हो, वो हो गया पावर। अब अथॉरिटी क्या होता है, अगर आपको कोई कानून हक देता है, यानी आप लीगल तरीके किसी दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो, तो वो हो गया आपके पास क्या है, अथॉरिटी है, आपके पास एक लीगल पावर है। इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया कि जैसे हमने पावर में पढ़ा कि किसी आप दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो पॉलिटिकल साइंस क्या पढ़ती है, कंसेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी पढ़ती है। इसमें आता है विद द बिहेवियर, कहता है कि जब बिहेवियरल रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद जो पावर का कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही जैसे चेंज हो गया। और बिहेवियरल रेवोल्यूशन क्या था इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तक आप इतना याद रखो कि बिहेवियरल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन या बिहेवियरल रेवोल्यूशन पे विश्वास करने वाले पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का मेन मकसद क्या है, इंसान के बिहेवियर पर फोकस करना है। जो इंसान का बिहेवियर है उसी को पढ़ना ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस का फोकस है, या पॉलिटिकल साइंस को इंसान के बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। ये बिहेवियरल रेवोल्यूशन वाले कह रहे हैं। बिहेवियरल रेवोल्यूशन या बिहेवियरल अप्रोचेस को हम नेक्स्ट वाले सब टॉपिक में अच्छे से करेंगे। फिर आता है कंसिक्वेंटली द स्कोप हैज़ वाइडन टू इन्फ्लुएंस न्यू एस्पेक्ट्स। इसका पावर का स्कोप जो है बहुत बढ़ गया है, वो इसमें बहुत सारे नए एस्पेक्ट आए हैं, जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो पॉलिटिकली सोशलाइज कैसे होता है, सोसाइटी में कैसे एडजस्ट होता है। पहले तो वो घर में सीखता है रूल एंड रेगुलेशन सोसाइटी के, फिर स्कूल में सीखता है, फिर कहीं ऑफिस में जॉब लगेगी वहाँ सीखता है, तो वो क्या हो जाता है, पॉलिटिकली सोशलाइज हो जाता है। उसी को कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। फिर आता है पॉलिटिकल कल्चर। जैसे हमारा कल्चर क्या है, हाँ हम सबका कल्चर वो है, वो बिहेवियर है, वो रीति रिवाज है जिसको सोसाइटी एक पहचान देती है। सोसाइटी क्या देती है, एक पहचान देती है। वैसे ही जो पॉलिटिकल कल्चर में क्या है, जो हमारे बिलीफ हैं, हमारा विश्वास है, जो हमारा बिहेवियर है, ऐसा बिहेवियर जिसको पॉलिटिकल साइंस मानती है, जैसा जिसको हमारी सोसाइटी मानती है, और उसी से हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस बनता है आगे। उसी से हमारी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जैसे वोट डालने का हो गया, पूरा इलेक्शन का हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उसमें क्या वो हो गया पॉलिटिकल कल्चर। जैसे हमारा सिंपल कल्चर होता वैसे जो पॉलिटिकल कल्चर है जो। उसके बाद आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो आपको पता है जो भी पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट हो रही है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। फिर आता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर हो गए कि जिसका कोई ढांचा है, जिसका कोई लिखित पढ़ित है, कुछ ढांचा। इनफॉर्मल हो गए जो ऐसे ही है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में कौन कौन आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप होता है कि जैसे आजकल बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स, हमने पढ़ा ऑनलाइन है तो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही होना चाहिए। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं कि ऐसा तुम करो, तो वो हो गए इंटरेस्ट ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स भी वैसे ही होते हैं, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स की थोड़ी ब्रॉड टर्म होती है, जैसे वो रिलीजियस भी हो सकते हैं या किसी और चीज़ पे भी बाउंड हो सकते हैं। जैसे प्रेशर ग्रुप की सबसे बड़ी एग्जांपल हम दे दें, जैसे आरएसएस को दे सकते हैं हम, जमायती इस्लामी उनको दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स में, इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप। इनकी एक चीज़ कॉमन है कि ये गवर्नमेंट को क्या करते हैं, मजबूर करते हैं डिसीजन लेने पे, अपने पक्ष में डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं।
अपने हक में या अपने जो इनके सपोर्टर्स हैं उनके हक में फैसला लाने के लिए। थैंक यू। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसको आप क्वेरीज में कमेंट्स में डाल सकते हो।